तो आज दो टाइप की प्रॉब्लम्स और रह गई हैं। एक होता है डबल स्टार। डबल स्टार सिस्टम। ये एक्चुअल में क्या है ना कि जैसे हम अर्थ और सैटेलाइट लेते थे, मान लो तो अर्थ का मास मान लो m लेते थे और सैटेलाइट का स्मॉल m, और हम ये मान के चलते थे कि कैपिटल M वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m है। तो इसको हम रेस्ट पे मानते थे। क्यों? रेस्ट पे एज्यूम करते थे ना, और ये मानते थे कि केवल ये रिवॉल्व कर रहा है। क्यों गोपी, बता, यही तो मानते थे कि नहीं मानते थे कि हम अर्थ को रेस्ट पे मानते थे और ये मानते थे कि केवल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन डबल स्टार में क्या होता ना। गुड इवनिंग उज्जवल। उज्जवल, अब सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। अब डबल स्टार में क्या होता है सुनो। मास कंपेरेबल होते हैं पहली बात तो। masses आर कंपेरेबल। और दोनों के दोनों बोथ रिवॉल्व अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। और उनका जो टाइम पीरियड होगा ओमेगा होगा और फ्रीक्वेंसी होगा, ये सेम होगा। जैसे मैं फिगर बनाता हूं तो और क्लियर होगा। देखो, जैसे मान लो कर लिया नोट। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये मान के चलो ना कि एक मास ये m है और ये मास 2m है मान लो। तो इनका सेंटर ऑफ मास 2m के कहीं नजदीक होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये डिस्टेंस r है, ये 2r होगी। अब देखो, ये इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा देखो, कुछ टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता। इसको मैं 1 कह दे रहा हूँ, ये कह दीजिए, ये 2 है। और एक बात बता, जितना एंगल ये रोटेट किया, मान ले थीटा रोटेट किया, तो उतने ही टाइम पे ये एंगल भी थीटा रोटेट कर रहा है ना। बता, ये एंगल थीटा रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बता जे। ये हो गया ठीक। तो इसका मतलब तेरे को ये नहीं लग रहा कि ओमेगा की वैल्यू सेम है?
बताओ उज्जवल, ये बता ओमेगा की वैल्यू सेम लग रही कि नहीं लग रही, बता जो है। ये हो गया। और ओमेगा अगर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये भी फिर क्या होगी, सेम होगी जो है। अब हम बाकी चीजें करते हुए चलते हैं, सुनो। सबसे पहली बात, v जो होता है वो आर ओमेगा होता है, राइट। इसमें ओमेगा सेम है, तो इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू आर होगा ना। क्यों, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा सेम हो गया, तो v प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो अगर मैं v1 अपॉन v2 कहूं तो वो r1 अपॉन r2 होगा, लेकिन r1 यहां पे 2r होगा, क्यों, और r2 का मतलब r, तो इसका मतलब 2:1 हो जाएगा। बता गोपी, अगर v का रेशियो देखेगा तो ये बनेगा, क्यों, ये b आ गया। अब दूसरा देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कहूं तो फिर ये हाफ mv² कुछ ये हो गया ना, नहीं होता, हाफ mv² हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं k1 अपॉन k2 कहूं तो वो कुछ ऐसा नहीं होगा, बताओ, m1 अपॉन m2 v1 अपॉन v2 इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब m1 अपॉन m2 क्या हो गया, m हमने लिया था m, और ये आ गया 2m, और v1 अपॉन v2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्यों, ये 2 निकाल चुके हैं, तो 2/1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये रेशियो भी 2:1 आ गया, क्यों। बता गोपी, समझ में आया बेटा जो है। अगर के का रेशियो निकालना तो ये हो गया कहले जो है। तीसरा, अगर मान ले मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो वो mvr होता है ना, नहीं है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो इसका मतलब अगर मुझे L1 अपॉन L2 निकालना है तो फिर क्या निकाल सकते हो, m1 अपॉन m2 v1 अपॉन v2 r1 अपॉन r2। अब वैल्यू रख लो, m1 का मतलब m, m2 का मतलब 2m, ये ऑलरेडी हम 2:1 लिख चुके हैं, और r1 हमने 2r था और ये r था, तो मेरे ख्याल से ये भी 2:1 आ गया, क्यों, एंड सो ऑन। इसी टाइप से तुम बाकी रेशियो भी निकाल सकते हो कि क्या होगा। तो डबल स्टार क्लियर हो गया, क्यों, डबल स्टार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैसा होता है कि अगर मासेस कंपेरेबल हों तो दोनों के दोनों कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और उनके ओमेगा की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो सेम रहेगी। बाकी चीजें फिर तुम अपने आप निकाल सकते हो। ये हो गया। अब चलते हैं लास्ट टाइप। ये भी बड़ी बढ़िया टाइप है कि जैसे ना ये सन है मान लो, इसके चारों ओर अर्थ, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में गिर रही है बेटा जो है। कर देते हैं, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 365 डेज होता है, क्यों,
अब तुमसे ये कहता है कि अगर अर्थ रुक जाए, मान लो इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, तो वो कितने टाइम में स्ट्राइक कर जाएगी सन से। व्हेन इट स्ट्राइक्स विद सन। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि सन के चारों ओर अर्थ ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और उसका टाइम पीरियड हम जानते हैं 365 डेज है। तो अगर अर्थ रुक जाए तो कितने टाइम पे सन से टकरा जाएगी। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है ना, कि जब ये सन की तरफ आएगी तो ये बताओ कि ये जो फोर्स लगेगा वो इंक्रीज करेगा ना, क्यों गोपी? ये बताओ उस पर जो फोर्स लगेगा वो इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, जैसे जैसे वो सन की तरफ आएगी। इसका मतलब एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल हो गया। क्यों नहीं होता? एक्सीलरेशन वेरिएबल हो गया, इसका मतलब जो टाइम निकलेगा वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। बता, क्लियर है कि नहीं है? नहीं होता, टाइम निकलेगा इंटीग्रेशन से निकलेगा। लेकिन इसकी एक अल्टरनेट मेथड है, वो देख क्या होगी। जब ये रोटेट कर रही थी तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि सर्किल भी इलिप्स का एक पार्ट होता है। क्यों? सर्किल क्या होता है बताओ, जो है स्पेशल केस ऑफ इलिप्स होता है। क्यों? समझ में आ गया? और अभी इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस वो आर के इक्वल है। बताओ, बता गोपी। सर्किल स्पेशल केस ऑफ इलिप्स है और इसकी सेमी मेजर एक्सिस किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। और अभी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो भी हो, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 365 डेज चल रहा है। ये फिगर हो गई, यहां ध्यान से देखना। अब क्या है देख, अब मैं उस वेलोसिटी को मान ले 0 कर दूं, सपोज कर। अब ध्यान से देखना, अब मैंने ये वाली वेलोसिटी को 0 कर दिया। ये अर्थ है, ये सन है। तो बताओ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये ऐसे इलिप्स बन जाएगा? याद है कि नहीं, ये बताओ। मतलब वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ये बताओ, इट इज जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन। ये है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये एक तरीके से इलिप्स हो गया, जिसकी सेमी
माइनर एक्सिस ये तो 0 हो गई, और जिसकी सेमी मेजर एक्सिस वो r/2 के इक्वल हो गई। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा जो है कि अगर मैंने उसकी वेलोसिटी को बिल्कुल 0 कर दिया तो वो स्ट्रेट लाइन बनी, और वो स्ट्रेट लाइन बेसिकली एक इलिप्स बन गया। क्यों? वो इलिप्स बन गया जिसकी सेमी माइनर एक्सिस तो 0 हो गई और सेमी मेजर एक्सिस क्या हो गई? r/2 के इक्वल हो गई। बताओ उज्जवल, ये क्लियर है फिगर? फिगर क्लियर है या नहीं है बेटा? बता। फिगर क्लियर है ना मी का? तू बता, क्लियर है? अब सुन, अब ये बता कि इस कंडीशन में अगर इसका टाइम पीरियड मान ले, पूरा टाइम पीरियड है नहीं एक्चुअल में ये ऐसे, ये टाइम पीरियड मान ले टी डैश हो जाता है, ठीक है? तो तुम्हें याद है कि जो टाइम पीरियड होता था वो प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 होता था, जहां पे जो r होती थी वो सेमी मेजर एक्सिस होती थी। बता। हाँ, समझ में आ गया ना? सेमी मेजर एक्सिस होती थी, t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 होता था। इसका मतलब क्या हुआ देख, t डैश अपॉन t इक्वल टू r डैश अपॉन r, इसकी पावर 3/2 हो गया। अब यहां पे जो t था वो तो था 365 डेज, और ये जो r है ये कैपिटल R के इक्वल था, और जो r डैश है ये r/2 के इक्वल था। क्यों? r/2 के इक्वल था, तो यहां से तुम t डैश निकाल लो। अब मुझे बताओ क्या यही आंसर होगा? टी डैश ही आंसर होगा? बताओ। हाँ, निकाल दिया तूने, बिल्कुल सही कहा। हाँ, तूने बता ही दिया हो। हमें तो सिर्फ ये वाला टाइम लेना है ना, बस हो गया, ये वाला टाइम लेना था। क्यों? हमें सिर्फ ये वाला टाइम लेना था। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का गिरने का टाइम कितना हो गया बता जो है? टी की वैल्यू कितनी हो गई? t'/2 के इक्वल हो गई, बस हो गई। उज्जवल, समझ में आया बेटा नहीं आया बता? ये आंसर हो गया, बस हो गया। अर्थ से सन तक गिरने का कितना टाइम लगेगा बता जो है? t'/2 के इक्वल होगा। उज्जवल, बता समझ में आया कि नहीं आया? कि तुम जैसे जैसे इस स्पीड को कम करते जा रहे हो, ठीक है ना, जैसे जैसे इस स्पीड को कम करते जा रहे हो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है कि वो इलिप्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, और अल्टीमेटली जब तुम v को टेंडिंग टू 0 कर दोगे तो अल्टीमेटली वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका तुम टी डैश निकाल लो और आंसर जो आएगा वो t'/2 आएगा, बस ये कर दो। तो ये आपका ग्रेविटेशन हो गया कंप्लीट। अब मेहिका तेरे को कुछ पूछना था बेटा, क्या पूछ रही थी तू? टेंशन फोर्स का तो मैंने लॉज ऑफ मोशन में एक लंबा चौड़ा वो लिया था वैसे। क्योंकि उतना बड़ा लेक्चर लेना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना एक्चुअल में, उसमें तो कई जगह कई चीजें थी बेटा जो है। टेंशन मैंने तेरे को देख, सबसे पहले ना एनएलएम की जो पुली होती है, एनएलएम की जो पुली होती है
वो तो ये मान लेना क्या क्या होता है उसमें देख। एक तो मासलेस होगी, दूसरा फ्रिक्शनलेस होगी, और रोटेट नहीं करेगी, विल नॉट रोटेट। और इस पे क्या होगा ना, स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लिप कर जाएगी, स्ट्रिंग स्लिप्स ओवर द पुली, ओवर द पुली। ये एनएलएम की पुली में ये चीजें होंगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो क्या क्या होगा। हाँ, इस कंडीशन में एक तो ये होगा कि अगर मान ले ये टी है, ये टी है, तो फिर इसमें ये 2t होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन हो गई इसमें, समझ गए ना। यहां से रिजल्ट ये आ गए, एक रिजल्ट तो ये आ गया बेटा जो है। दूसरा रिजल्ट क्या है सुन, अगर मान ले इस साइड T1 टेंशन है और इस साइड T2 टेंशन है, तो फिर T1 और T2 क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गए ना। ये तो एनएलएम की पूरी में तो ये वाली चीजें ध्यान रखना कि मासलेस होगी, फ्रिक्शनलेस होगी, रोटेट नहीं करेगी, और स्ट्रिंग उसके ऊपर क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। और एक तो ये बात आ गई। अब दूसरी बात क्या है सुन, दूसरी बात ये है कि जैसे मान ले ये है, अब ये एक पुली है, तो इस पे मैंने एक टेंशन दिखा दी T1 मतलब एक स्ट्रिंग है, सॉरी, ये दूसरी स्ट्रिंग है, और इस पूरे पे मैंने दूसरी टेंशन दिखा दी T2। ये हो गई। अब जैसे मैं केवल इतने पार्ट का फ्री बॉडी बना रहा हूं, ध्यान से देखना, इतने पार्ट का अगर मैं फ्री बॉडी बनाता हूं तो क्या है देख, ये वाला जो एरो दिख रहा है तुम्हें, इसका मतलब ये है कि ये इसको खींच रही है, वॉल को खींच रही है इतने से। ये T1 हो गया। तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या हुआ, फिर वॉल ने स्ट्रिंग पे इधर को T1 लगाई, और ये वाला जो एरो है इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग इसको इधर को T2 से खींच रही है, तो फिर ये T2 हो गया। सॉरी, ये T2 दिखा रखा था ना मैंने, ये T2 दिखा रखा था, ये हो गया। तो अब तू अगर सिर्फ स्ट्रिंग को देखेगी तो स्ट्रिंग तेरे को अल्टीमेटली टेंशन में दिख रही होगी ना। ये बता, ये टेंशन में दिख रही है कि नहीं दिख रही है बेटा जो है। तो ये सब कुछ था, ऐसे कह ले बस, हो गया। और एक मैंने बताया था कि मान लो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो तुम्हें हर जगह पे टेंशन फ्री एक जैसी होगी। मतलब एक ये पॉइंट बताया था कि जैसे ये है, हाँ? यहाँ पे मैं T1 कहता हूँ मान लो, और यहाँ पे मैं कहता हूँ T2 है, और कहता हूँ कि टेंशन यूनिफॉर्म है, मान लो ये कहता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि T1 इक्वल टू T2 हो गया। अब इस T1 का मतलब क्या होता है बेटा जो है, इस T1 का मतलब होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा अगर मैं इतना स्ट्रिप लूं, तो ये इधर को T1 से पुल है और ये इधर को T1 से पुल है।
और इसी टाइप से यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूं तो फिर ये इधर को T2 है, ये इधर को T2 है, कुछ इतना कुछ कह सकती है जो है। ये सब कुछ बताया था मैंने जो है टेंशन में। एक बार पूरा लेक्चर देख लिया, पता नहीं समझ गया ना बेटा जो है, एक बार पूरा लेक्चर और देख लेना अगर नहीं भी क्लियर हो तो। चलो अब थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके बेटा। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहली बात, फ्लूइड का मतलब होता है ना जो फ्लो कर सकते हैं, which can flow। और तुम जानते हो कि दो चीजें फ्लो कर सकती है ना, एक तो लिक्विड्स और एक गैसेस। तो दोनों को मिला के हम फ्लूइड कहते हैं, ध्यान रखना बेटा जी। ये हो गया। दूसरी बात, 99% केसेस में यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो हम लिक्विड्स के केसेस लेंगे। मतलब कई बार मैं फ्लूइड कह दूं, लिक्विड कह दूं तो समझ लेना एक ही चीज की बात है, समझ गए ना। फ्लूइड मैकेनिक्स वैसे ये दोनों पे अप्लाई होगा, लिक्विड्स पे भी और गैसेस पे भी, दोनों पे अप्लाई होगा। कह लीजिए 99% केसेस में ये होगा। तीसरी बात, इनिशियली हम आइडियल फ्लूइड लेंगे। अब तुम कहोगे आइडियल फ्लूइड में क्या क्या होता है। वैसे तो कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन दो मेन प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। एक तो ना उनकी विस्कोसिटी जीरो होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझे ना। विस्कोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब नॉन विस्कस होंगे। और विस्कोसिटी को तुम जस्ट लाइक फ्रिक्शन की तरह समझ सकते हो। फ्रिक्शन कहते रहा हूं, आगे कहते रहा हूं। फ्रिक्शन की तरह समझ लो, ये कह लो जो है, ठीक है। अभी आएगा विस्कोसिटी, चिंता मत कर। एक तो विस्कोसिटी जीरो होगी, मतलब फ्रिक्शन लेस होंगे, ये कह लो जो है। दूसरी बात, वो इनकॉम्प्रेसिबल होंगे। हाँ वो आएगा, अभी चिंता मत कर। वही विस्कोसिटी, कुछ तो तेरे को थोड़ा बहुत तो मालूम होगा ही। विस्कोसिटी वही मोशन को जो अपोज करता है, वही सब चीजें। अभी विस्कोसिटी को अलग से पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। मतलब विस्कोसिटी अभी तो समझ ले फ्रिक्शन जैसा हो गया, बस हो गया जो है, ठीक है। और एक हो गया इनकॉम्प्रेसिबल। और इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है वो ध्यान रखना जो है। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब है, नाम से भी क्लियर हो रहा होगा ना, दे कांट बी कंप्रेस्ड। और देयर वॉल्यूम can't be changed। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया।
कितना भी प्रेशर लगा लो आप, समझ गए ना, कितना भी प्रेशर लगा लो, इसका मतलब उनका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये बताओ कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर उसकी डेंसिटी भी तो कांस्टेंट होगी। बता क्लियर है कि नहीं है? मतलब ये हुआ कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अबे वो गैस नहीं, उल्लू गधा, वो गैस की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। यहाँ पे लिक्विड वगैरह की बात कर रहा हूँ जो है, आइडियल गैस की बात थोड़ी कर रहा हूँ जो है। ठीक है, तो सुन, इधर सुन जो है, क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी भी चीज पे तू प्रेशर अप्लाई करता है तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं होता, बता जो है। कि किसी भी चीज पे अगर तू प्रेशर अप्लाई करता है तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं होता, बता जो है। होता है ना। लेकिन मैंने कहा इनकॉम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होंगे उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दे। इसका मतलब एक तरीके से उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। तो डेंसिटी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो गई, प्रेशर हो गई, बस हो गया ये कहें। अब एक छोटा सा पॉइंट और, फोर्थ, लिक्विड्स को अगर मैं कंपेयर करूं, इनमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है, विस्कोसिटी मोर, लेकिन लेस कंप्रेसिबल होते हैं, क्यों? लिक्विड्स को मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर्ड विद गैसेस, हाँ। बता क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं लिक्विड्स को गैसेस के साथ कंपेयर करूं तो लिक्विड्स में विस्कोसिटी तो ज्यादा होगी, लेकिन कॉम्प्रेसिबल फिर वो कम होंगे। समझ में आया? तो फ्लूइड का मतलब जो फ्लो कर सकते हैं, जिसमें लिक्विड्स और गैसेस दोनों आएंगी। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि अभी हम 99% केसेस में केवल लिक्विड्स लेंगे, ठीक है। 99% केसेस में केवल लिक्विड्स लेंगे और आइडियल फ्लूइड लेंगे, शुरू में आइडियल फ्लूइड लेंगे। और आइडियल फ्लूइड का मतलब मैंने तुमसे ये कहा कि उनका क्या होना चाहिए, बताओ जो है। उनका एक तो विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए, हाँ विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए, और वो इनकॉम्प्रेसिबल होने चाहिए। और इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब हो गया कि आप कितना भी प्रेशर लगा दो, उनकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, क्यों? ठीक है। अच्छा चल उज्जवल, एक काम करते हैं, अभी एक्चुअल में आज ट्रायल है ना ये, कहीं पता लगा रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मेरी मेहनत वो हो जाएगी। तो आज इसको ट्राई कर लेते हैं कि रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कल तक फिर देख कर ले लेते हैं पूरा लेक्चर, क्यों? नहीं तो फिर मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। अबे उनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जीरो नहीं, कांस्टेंट होगा, ये क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा बल्कि कांस्टेंट होगा बेटा जो है। जीरो कैसे हो सकता है बता जो है, समझ गया ना, कांस्टेंट होगा जो है। ठीक है। तो एक काम करते हैं कि आज मैं ज्यादा नहीं ले रहा, पता लगा ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पिछली बार वो प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो कल करते हैं फिर, क्यों? ठीक है उज्जवल, तो आज ट्रायल उस पर कर लो बेटा जो है। हाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो फिर ज्यादा ना तुम उसमें इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक में घुस जाते हो जो है। इतना सब नहीं करना है, बस हो गया जो है, इतना ज्यादा घुसेगा अगर उस पर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में एटम्स में, तो बेटा हो गया फिर तो जो है। ठीक। तो एक काम करते हैं कल, लेकिन मॉर्निंग में हो गया, 10:30 पे क्लास है मॉर्निंग में, कल 10:30 पे क्लास लेंगे। ठीक। ओके, बाय।